हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल ने रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की 30 दिन की छूट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत जैसे देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि तेल खरीदने की अनुमति देने वाला अमेरिका कौन होता है, भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर कदम पर अमेरिकी दबाव के सामने झुक रही है और देश की विदेश नीति कमजोर हो रही है। वहीं देखिए दोस्तों, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रहेगा, जिससे घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी रहेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि कच्चे तेल की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत में तेल और गैस की कमी को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस बीच न्यूज एजेंसी ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से अहम जानकारी दी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने बताया कि हमारे पास क्रूड ऑयल प्रोडक्ट और एलपीजी का भंडार अच्छी स्थिति में है, जो कि हार्मुज स्ट्रेट में फंसे एनर्जी सोर्स को कहीं ज्यादा है। वहीं अगला अपडेट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन कर दिया है। उनके नामांकन से बिहार में सियासी उथल पुथल तेज हो चुकी है। जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश कुमार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नीतीश कुमार के नामांकन दाखिल करने पर उनके बहनोई अनिल कुमार ने बड़ा बयान दिया। अनिल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं, पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है वह संजय झा और ललन सिंह कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने वित्त वर्ष 2026-23 के लिए नई बिजली दरें जारी की है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ये दरें उपभोक्ताओं को कुल 7,851.91 करोड़ रुपए की राहत देगी। पीएसपीसीएल की बेहतर वित्तीय स्थिति के कारण यह संभव हुआ। घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिल कम होंगे। साथ ही ईवी चार्जिंग दरों में भी कमी की गई है। वहीं अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से भारत की जलवायु का लाभ उठाकर उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कृषि उत्पाद वैश्विक बाजारों की मांग पूरी कर पाएंगे और किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मानकों पर काम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि कृषि को निर्यात उन्मुख और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसी के साथ आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओडिशा दौरे ने सुरक्षा, विकास और सहकारिता तीनों मोर्चों पर केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। कटक के मुंडाली में 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने देश के नक्सलवाद के खात्मे का दावा दोहराया। साथ ही उन्होंने औद्योगिक सुरक्षा, कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2026-23 के बजट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम मोबाइल के बढ़ते दुरुपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, अभिनेता सोनू सूद ईरान इजराइल युद्ध के कारण दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से संदेश जारी कर कहा कि उनकी टीम फंसे हुए लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर रही है। यह मदद किसी एक देश तक सीमित नहीं होगी, बल्कि मानवता के आधार पर सभी जरूरतमंदों को दी जाएगी। उनकी टीम दुबई में स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर सुरक्षित आवास और भोजन उपलब्ध करवा रही है। वहीं देखिए, 28 फरवरी 2026 शनिवार को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमले किए। इस हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान ने इजराइल समेत एक साथ कई खाड़ी देशों में मिसाइलों की बौछारें करना शुरू कर दिया, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान में किए हमले आज का 7वां दिन है। 7वें दिन भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अब 21 दिन के गैप पर हो सकेगी। पहले बुकिंग का टाइम 15 दिन का था। दुनिया भर में बिगड़ते हालात, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ाई गई है।
चलिए अगला अपडेट देखिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि अगर इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और ऊर्जा कीमतों में उछाल आया तो भारत में रुपए पर दबाव, महंगाई में बढ़ोतरी और चालू खाता घाटा बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। होली के बाद किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी केंद्र सरकार ने तेज कर दी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मार्च महीने में किसानों के खातों में 2,000 रुपये की अगली किस्त भेजी जा सकती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसी के साथ आगे देखिए। ईडी ने मुंबई में अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ी कंपनियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक जांच का हिस्सा है। पिछले महीने अनिल अंबानी का 3500 करोड़ रुपए का घर अबोर्ड भी जब्त किया गया था, जो रिलायंस कम्युनिकेशन के 40,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ा था। वहीं दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की। इस मीटिंग में उन्होंने प्रशासनिक कामकाज, जन कल्याण योजनाएं, गेहूं उपार्जन और कार्यालयीन अनुशासन पर सख्त रुख दिखाते हुए कई स्पष्ट निर्देश जारी किए। सीएम ने जिला कलेक्टर को खाड़ी देशों में वर्तमान में निर्मित अप्रत्याशित परिस्थितियों को देखते हुए इन देशों में रहे जिले के विद्यार्थियों, नागरिकों के परिवारों से संपर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भवन नई दिल्ली और वल्लभ भवन मंत्रालय में प्रदेशवासियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर ऐसे व्यक्तियों, परिवारों से कलेक्टर निरंतर समन्वय और संपर्क में रहेंगे।